हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है वो भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोग नंबर 5 कंसंट्रेशन टर्म यानी कि मास परसेंटेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उसके कंसेप्ट को इस्तेमाल करके उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक बेसिक कंसेप्ट से लेकर, है ना, 4 कंसंट्रेशन टर्म को डिटेल में डिस्कस किया है, जिनमें हमने डिस्कस किया है कंसंट्रेशन टर्म में कि मास परसेंटेज क्या होता है, उसकी फॉर्मूला, उसकी न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था हमने। उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने और एक कंसंट्रेशन टर्म मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन के बारे में भी, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म के बारे में भी डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, इन चारों कंसंट्रेशन टर्म्स में आप लोगों को सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो देना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो क्या होता है। खैर, बोर्ड एग्जाम के लिए हर एक कंसेप्ट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा फोकस मास परसेंटेज के ऊपर करना है, क्योंकि यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों बनते हैं। रिलेटिवली इनके बारे में भी आपको जानना होता है, जो इसका जो रिलेटेड न्यूमेरिकल से आप लोगों को, है ना, बाद में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग, है ना, बोर्ड लेवल एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ इन जो कंसेप्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, ये आपके सीयूएटी, उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम जैसे कि नीट, है ना, और जेई जैसे एग्ज़ाम में यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, और बोर्ड एग्ज़ाम में भी इनसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन जनरेट होते हैं। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मास परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। और अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल अच्छी तरह से दिया नहीं है जितना कि मास परसेंटेज इस कंसेप्ट के ऊपर, है ना, फोकस करके आपके न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मास परसेंटेज टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम जैसे नीट और जेई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होता है क्या, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड इसके कंसेप्ट इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि साथ ही साथ ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को आपके एनसीईआरटी में दिख जाएगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद मोलरिटी क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोलरिटी से रिलेटेड एक कंसंट्रेशन टर्म होता है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना होता है, नॉर्मलिटी, क्योंकि वहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आता है। ये बेसिकली थोड़ा अपर लेवल हो जाएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो ये ओबियसली आपके नेट या जेई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एडवांस लेवल में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप लोगों को जानना है, क्योंकि अगर आप लोग क्लासमेट, है ना, साइंस लिए हो तो कहीं ना कहीं 95% स्टूडेंट का नीट या जेई क्रैक करने का ऑब्वियसली सपना होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड लेवल एग्जाम के लिए जितने भी कंसेप्ट चाहिए वो तो क्लियर हो ही जाए। साथ ही साथ ये कंसेप्ट जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का है उसको भी आप लोग अभी से क्लियर कर लो, ताकि नीट और जेई लेवल के लिए जब आप पढ़ोगे तब इन लेवल ये आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये मैंने पहली बार पढ़ा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी बताना चाहिए। आप लोग सिर्फ जुड़े रहो, मैं शेयर करता हूँ कि जितने भी कंसेप्ट है मैं एट द बेस्ट आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, और सभी चीज़ों को मैं सिंपलेस्ट वे में आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारा कुछ मटेरियल आप लोगों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग
सिर्फ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, किसके बारे में बात करें, मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो कि अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन निकालने की, तो मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो दो ही कंपोनेंट होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन भी किसका निकाला जाता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल डेफिनेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, 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 एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या हो सकता है सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, है ना, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट हो सकता है कि वो कंपोनेंट सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस करें दो ही कंपोनेंट होगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द ratio of number of moles of the component to the total number of moles of all the component of the solution, ठीक है। तो क्या होता है डेफिनेशन कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट हो सकता है कि वो सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। यानी कि अगर सोल्यूट का मोल निकाल रहे हो तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। जैसे आप समझो इसको, इस डेफिनेशन को समझो। मान लो कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके पास ऑब्वियसली बाइनरी बोला है तो दो ही कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये एक हमारा क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके पास दो ही कंपोनेंट होगा। क्या होगा, एक होगा सोल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन बनाया है तो इसमें सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स होगा और सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो अगर आप लोगों को सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है ना, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आप लोगों को बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है कि सोल्यूट के नंबर ऑफ जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसको समझो, ठीक है। अभी समझो बाइनरी सॉल्यूशन की यहाँ पे बात की हो रही। तो जेनरलाइज इसका अगर हम फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है उसके बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो इसकी अगर हम जेनरलाइज फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, number of moles of the component divided by total number of moles of the solution divided by total number of moles of the solution of the total number of mole of the solution का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होगा और वो दो कंपोनेंट का ओवरऑल जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा वही क्या होगा, वही होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट का जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, मोल फ्रैक्शन
of a component is equal to number of moles of the component divided by total number of moles of the solution. ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो आप इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हो, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो. ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द जनरल फार्मूला. अगर तो अभी इसी चीज़ को कंटिन्यू करते, मैंने बताया था कि अगर हम एक बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो इस पर्टिकुलर सोल्यूट और पर्टिकुलर सॉल्वेंट का इस बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना होगा वो अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे. तो उसका जो जनरलाइज्ड फार्मूला जो कि हम इस पर्टिकुलर फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं, क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट. यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा है, सोल्यूट है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. ये होगा अगर आप लोगों को सोल्यूट के लिए निकालना है. ठीक उसी तरह अगर सॉल्वेंट के लिए निकालना है, क्योंकि सॉल्वेंट भी तो एक कंपोनेंट है, तो आप लोगों को सेम फॉर्मूला यूज करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. तो ये हमारा जनरलाइज फार्मूला हो गया, और हम लोग इस पर्टिकुलर फार्मूले से जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो फार्मूला होता है वो हमने ड्राइव किया, जो कि ये दोनों है ना, जो कि ये दोनों है. दिस इज द फार्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ component solute, and this is the formula for mole fraction of the another component of the binary solution, that is mole fraction of the solvent. तो ये दोनों बेसिकली ये जनरल फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो उस फार्मूले से इन दोनों फार्मूला को इजीली आप लोग ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली हमने फार्मूला लिखा. अभी इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इतना समझ में आ गया. आप समझो, आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, इसको सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि मोल फ्रैक्शन को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है. तो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल x, है ना. मोल फ्रैक्शन को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, सिंबल x से डिनोट किया जाता है. ठीक है, सिंबल x से डिनोट किया जाता है. और एक रोमन वर्ड है ना, इसको जो x की तरह सिमिलर दिखता है इसको क्या बोला जाता है, CHI, चाई, इसको बोला जाता है चाई, इससे भी डिनोट किया जाता है. ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है. ठीक है, हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है. यहाँ पे हम सोल्यूट या सॉल्वेंट इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो ही कंपोनेंट होगा, है ना. हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके पास दो कंपोनेंट है. एक होगा हमारे पास कंपोनेंट A, है ना, हमारे पास एक क्या होगा, कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट A और एक होता है कंपोनेंट B. दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B, और कंपोनेंट A और कंपोनेंट B. ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके पास हमारे पास दो कंपोनेंट होगा, बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक होगा कंपोनेंट A और एक होगा कंपोनेंट B. इसमें हमने ये आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई नहीं करना है कि कंपोनेंट A सोल्यूट है या सॉल्वेंट है और कंपोनेंट B सोल्यूट है या सॉल्वेंट है. ठीक है,
सिर्फ हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट को हम कंपोनेंट ए के फॉर्म में नाम दे रहे हैं और एक कंपोनेंट को कंपोनेंट बी के फॉर्म में हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अगर हमें कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स ए से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो कि इस पर्टिकुलर बाइनरी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो यही तो है ना फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, लेट अस कंसीडर, हम लोग एन ए को क्या डिनोट करते हैं, एन ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। लेट अस कंसीडर कि एन ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, एंड सिमिलरली एन सफिक्स में बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, तो क्या होगा, अच्छा इसको ए नहीं कंपोनेंट ए लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए क्या लिखा है, एन ए, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि हमने बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर किया है जहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना, ये इनडायरेक्टली क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ये इनडायरेक्टली क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्या ये हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी कि एन बी, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का एक्स ए इज इक्वल टू, यानी कि एक बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट है कंपोनेंट ए, उसका जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या होगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट वाइज आप लोगों को डिनोट करना है, जहाँ पे एक्स ए क्या डिनोट कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, क्या डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। ये सफिक्स में जो ए है वो बेसिकली कौन से कंपोनेंट की आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो वो बेसिकली डिनोट कर रहा है। सो एक्स ए इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इतना समझ में आया कि कैसे हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये कैसे हुआ। ठीक उसी तरह हमारे पास एक कंपोनेंट ए है जिसका हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव किया। ठीक उसी तरह कंपोनेंट बी का भी होगा जो कि सिमिलर होगा। सो इट विल बी एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि है एन ए प्लस एन बी। सो एन ए प्लस एन बी। ठीक है, क्योंकि हमने ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कंसीडर किया है तो मोल फ्रैक्शन हमने दोनों कंपोनेंट का यहाँ पे निकाल लिया है ना। ये है कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन और ये है कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक्स बी इज व्हाट, एक्स बी इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन of the component, mole fraction of the component
ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट पी। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि हमने अगर दो बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे जिसके पास दो कंपोनेंट है, तो है ना, जैसे हमने यहाँ पे बाइनरी पहले हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया जहाँ पे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करके उसका रिलेटिव फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक उसी तरह अगर हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जहाँ पे हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, सिर्फ दो कंपोनेंट के वाइज हमने कंसीडर किया, है ना, तो उस केस में आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हो, ये हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ अनदर कंपोनेंट ऑफ ए पर्टिकुलर बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब अगर हमारे पास हमने, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड कंपोनेंट को कंसीडर किया है, तो जो कि दो ही कंपोनेंट है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो कंपोनेंट नहीं होके बहुत सारे कंपोनेंट हो, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट हो, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है ना, एक पर्टिकुलर ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो उस केस में क्या होगा, तो देखो फॉर ए सोल्यूशन, तो उस केस में फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो उस केस में क्या होगा, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर उसमें है तो एक्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू, है ना, एन ऑफ आई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, है ना, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस n आई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, n सफिक्स में i डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस ni का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ni, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, समेशन ऑफ ni, है ना, समेशन ऑफ ni। तो x सफिक्स में i इज द क्या होता है कि xi क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने दो कंसीडर किया था बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे समझो, हम लोगों ने क्या किया था, बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर किया था जिससे रिलेटेड हमने दो कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला ड्राइव किया। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो उसका जो रिलेटिव फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, xi इज इक्वल टू ni divided by summation of ni. This is the formula for a solution containing ith component, और जहाँ पे xi क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ith कंपोनेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कि यहाँ पे नोट करके लिख लो, आप लोग नोट करके लिख लो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लो कि मोल फ्रैक्शन, है ना, ध्यान रखना कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन सॉरी, ऐसे नहीं, नोट करके लिख लो कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द components is equal sum of mole fraction of all the component of a solution, है ना, ठीक है, of a solution is equal to कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का अगर आप इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन निकालोगे और उसको सम करोगे तो वो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये
ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि मैंने आपको नोट करके लिखा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आप समझो, अगर फॉर बाइनरी सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, अगर हमने दो जो कंसिडर करते हैं, हैविंग टू कंपोनेंट्स A and B, then we can write according to the formula कि अगर x है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A है प्लस x B है मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट B, which is equal to क्या होगा, 1 के बराबर होगा। वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो क्या होता है कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द, हमने बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर किया जिसमें दो ही कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट बी। तो उसका अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट निकालोगे, है ना, मोल फ्रैक्शन का इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, जहां पे साई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड साई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी, व्हिच इज इक्वल टू कितना होगा, 1 के बराबर होगा, व्हिच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यही है, व्हिच इज इक्वल टू 1। तो ये पहला गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो, अगर हमें साई ए निकालना है तो क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस साई बी, नहीं एक्स बी, एक्स है, इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं कि हमें मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी दिया हुआ है और हमें कंपोनेंट ए निकालना है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साई ए। तो ये कुछ शॉर्टकट है फॉर्मूला का जो कि आप याद रख सकते हो। ठीक है, जो कि आप याद रख सकते हो। ठीक है, जो कि आप याद रख सकते हो, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करोगे तो एक्स से क्या होता है, तो इसको थोड़ा अगर इलेबोरेट करोगे, है ना, ठीक है, इसको थोड़ा अगर इलेबोरेट करोगे, ठीक है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो कि Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, ठीक है, प्लस NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB इज इक्वल टू 1। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, इसको कुछ आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप, अगर आपको मेन फॉर्मूला पता है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB इज इक्वल टू 1 माइनस Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, है कि नहीं, इस तरह से भी लिख सकते हो। और इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हो कि NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। तो मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया है मैंने, है ना, उसी को ही यहाँ पे सिर्फ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, उसी को यहाँ पे सिर्फ पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस सॉरी यहाँ पे NB होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस NB, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। ठीक है, आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया, और अगर ith कंपोनेंट के लिए होगा तो, है ना, ये तो गया बाइनरी कंपोनेंट के लिए। और फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग ith कंपोनेंट, फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग ith कंपोनेंट, ठीक है, ith कंपोनेंट, अगर ith कंपोनेंट वाला है जो हमने डिस्कस किया, तो क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट x2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट x3 प्लस डॉट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं, ये हमने क्या लिखा था, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ Ni, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। तो इन सब का आप लोग ध्यान रखना है। तो दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म, है ना। बेसिकली नोट आप ध्यान आपको इसमें रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, उन सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन, उनका अगर आप सम करोगे तो वो किसके बराबर आता है, वो 1 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 1 के
बराबर आता है। ठीक है, किसके बराबर आता है भाई? 1 के बराबर आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस लिखते हैं। आप मोल फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है इतना समझ में आ गया? इससे ज़्यादा आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, जितना कुछ भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया उसके ऊपर आप लोगों को कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को इतना समझ में आएगा तो आप लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको तो सवाल इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ नीट और जेई लेवल के लिए जितने भी कंसेप्ट है उसको भी आप लोग इजी तरीके से कर पाओगे। साथ ही साथ अगर कुछ बचता है तो अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो नोट के फॉर्म में। ठीक है, नोट के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो कि हम लोग मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, है ना, और मोल फ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट यूनिट क्यों है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि मोल फ्रैक्शन इज़ ए वेरी यूजफुल यूनिट, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इज वेरी यूजफुल यूनिट which relates the physical property of a solution, है ना, which relates the physical properties of a solution with the concentration of the solution, with the concentration of the solution, है ना, ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या करता है कि मोल फ्रैक्शन एक यूजफुल यूनिट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि वेपर प्रेशर, उसको कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करती है। उसको क्या करते हैं? कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल की तरह से लिख लो, मोल फ्रैक्शन relates वेपर pressure with concentration of the solution, यानी कि कंसंट्रेशन के ऊपर बेस करके, है ना, वेपर प्रेशर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का किस तरह से वेरी करता है, वो दोनों टर्म को बेसिकली रिलेट करता है। मोल फ्रैक्शन रिलेट वेपर प्रेशर विद कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये गया पहला पॉइंट। और ये बेसिकली, है ना, ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट है ना कंसंट्रेशन टर्म है, जिसके बेसिस पे हम लोग गैसियस मिक्सचर की जो, है ना, कैलकुलेशन है उसको भी हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट यूजफुल। सो दूसरा क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोल फ्रैक्शन is quite useful मोल फ्रैक्शन is quite useful in describing the calculation ठीक है, calculations involving gaseous mixture। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहला मोल फ्रैक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे वेपर प्रेशर को कंसंट्रेशन के साथ रिलेट करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे किस तरह से वेरी करता है, मोल फ्रैक्शन की मदद से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, मोल फ्रैक्शन एक क्वाइट यूजफुल यूनिट है, यह कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी मदद से हम गैसियस मिक्सचर से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। ये दोनों पॉइंट